हेलो। आज हम लोग ए.के. रामानुजन की जो पोएम है ओबिचुरी इसको पढ़ेंगे। देखिए, पोएम को पढ़ने से पहले कुछ हम लोग राइटर के बारे में कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। इसको ए.के. रामानुजन ने लिखा था, जिनका जन्म मार्च 1929 को मैसूर में हुआ था और इनके पिताजी का नाम कृष्णस्वामी रामाययर था और इनकी जो डेथ थी वो जुलाई 1993 को हुई थी और इनको 1999 में आफ्टर हिज डेथ इनको अवार्ड दिया गया था। कौन सा? साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था। इनका वर्क था द कलेक्टेड पोएम ऑफ ए.के. रामानुजन। इसके लिए इनको साहित्यिक अकेडमी अवार्ड मिला था। देखिए, अब पोएम पर आते हैं। उससे पोएम को पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट हैं पोएम के बारे में, उसको हम लोग देखते हैं। क्या है? द वर्ड ओबिचुरी मीन्स अ नोटिस ऑफ डेथ इन न्यूज़पेपर इंक्लूडिंग अ ब्रीफ बायोग्राफी ऑफ द डिसीज्ड पर्सन। देखिए, ओबिचुरी का मीन्स क्या होता है? शोक संदेश। आप हम लोग आजकल कोई भी पेपर उठा के कोई भी पेपर देख लो, उसमें लिखा हुआ शोक संदेश। उसी तरह छोटा सा एक शोक संदेश आता है, उसमें छोटी सी बायोग्राफी लिखी होती है जिस पर्सन के बारे में ये शोक संदेश दिया गया होता है। ओबिचुरी जो है, ये आप जो पोइट हैं ए.के. रामानुजन, इनके पिता की डेथ के बारे में लिखा गया कि वो अपने पीछे क्या क्या छोड़ गए। उनकी मतलब उनके पिताजी के जाने के बाद उनकी फिजिकली और इमोशनली क्या क्या है वो सब इस पोएम में पोइट ने बताया। द पोइट एक्सप्लेन हाउ डेथ हैज़ अफेक्टेड हिज फैमिली एंड व्हाट हिज फादर हैज़ अचीव्ड इन हिज लाइफ। मतलब इसमें पोइट ने बताया कि उनके पिताजी की डेथ के बाद उनकी फैमिली को किस तरह से अफेक्ट किया उनकी फैमिली ने, और उनके पिताजी ने अपनी लाइफ में क्या क्या अचीव किया था। ये पोएम एक आयरोनिकली स्केच को दिखाती है। ठीक है। और ये पोएम इनका वर्क था, एक कलेक्शन था रिलेशनशिप 1971, उसमें से ये पोएम ली गई है। और जो पोएम लिखी गई है वो फर्स्ट पर्सन में लिखी गई है। इसके जो नरेटर हैं वो खुद पोइट ही हैं और इसमें 8 स्टेंजा हैं और ये फ्री वर्स में है, इसलिए इसकी कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। ठीक है। और इस पोएम के थ्रू ये दिखाया गया है कि उनके ऊपर उनके पिताजी के जाने के बाद किस तरह से उनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। और इसमें उनके साथ साथ एक मिडिल फैमिली क्लास को भी समझ लो दिखाया गया है कि मिडिल क्लास फैमिली की क्या स्थिति होती है, उसको इसमें दिखाया गया है। चलिए आते हैं हम लोग अब पोएम पर। Father, when he passed on, left dust on table of papers, left daughters and daughters। यहाँ पर पोइट कहते हैं कि जब उनके पिताजी की डेथ हो गई थी और वो क्या छोड़ के गए थे उनके पिताजी उनके लिए, एक टेबल छोड़ गए थे, उस पर कुछ पेपर पड़े थे जिसमें डस्ट लगी हुई थी। मतलब ऐसा लग रहा था किसी ने बहुत दिनों से उसको छुआ नहीं है। और वो किसके थे? वो ब्याज छोड़ गए थे और लड़कियां छोड़ गए। देखिए, यहाँ पर ब्याज और लड़कियों की, यहाँ पर कहीं ना कहीं इंडियन की जो हमारा डेयरी सिस्टम है उसको लड़कियों को कहीं ना कहीं वो समझा जाता है ना। तो वो भी कहीं ना कहीं सोचा जाता है कि कर्ज छोड़ गए थे और लड़कियों को छोड़ गए थे। ए बेड वेटिंग ग्रैंडसन और एक बेड वेटिंग ग्रैंडसन, मतलब उनका अभी जो पोता है, जो ग्रैंडसन है, वो इतना छोटा है कि वो अभी बिस्तर पर ही सूसू कर लेता है। नेम्ड बाय द टोस ऑफ ए कॉइन आफ्टर हिम ए हाउस दैट ली। और उस उनके ग्रैंडसन का नाम कैसे रखा गया था कि कॉइन को टॉस करके, मतलब इतने सारे लोग थे, वो कह रहे थे मेरा नाम रख लो, मेरा नाम रखा जाएगा, मेरा नाम। तो वहाँ पर उन्होंने कॉइन को टॉस किया था, उसके बाद उस बच्चे का नाम रखा गया था। अब यहाँ से देखिए, कॉइन आफ्टर हिम ए हाउस दैट लीन स्लोली थ्रू अवर ग्रोइंग ईयर्स ऑन अ बेंट कोकोनट ट्री इन द यार्ड। अब यहाँ पर पोइट अपने घर की स्थिति बता रहे हैं कि हमारे पिताजी ने लाइफ में कुछ नहीं किया, एक पुराना सा घर है। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है तो घर भी पुराना होता जा रहा है और आंगन में जो एक पेड़ खड़ा है कोकोनट का, उसके ऊपर झुकता जा रहा है क्या? घर। मतलब घर भी रिपेयरिंग के लिए हो रहा है। बीइंग द बर्निंग टाइप ही बर्न प्रॉपरली एट द क्रीमेशन। अब यहाँ पर पोइट बता रहा है कि हमारे पिताजी जो थे, जो उसके पिताजी जो थे पोइट के, वो बहुत ही बर्न टेम्पर थे, मतलब बहुत ही हॉट टेम्पर के थे, हमेशा गुस्से में रहते थे। तो उनको जब क्रीमेशन, मतलब क्रीमेशन हिंदू में दाह संस्कार होता है,
जब उनका दाह संस्कार हुआ, जब वो जलाए गए, तो उनको जलने में कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि वो वैसे भी हमेशा जलते रहते थे गुस्से में, तो वहाँ पर भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई जलने में, बहुत आराम से एज बिफोर इजली, और वो बहुत आराम से जल गए थे। अब नेक्स्ट देखिए, एंड बोथ एंड्स लेफ्ट हिज आई coins in the ashes that did not look one bit different। और हाँ, वो आराम से जल गए थे, लेकिन उनकी तो जो आइस थी वो ऐसे लग रही थी, वो थोड़ी सी बच गई थी, कॉइन्स की तरह लग रही थी, है ना। और उनकी जो राख थी, जो जल गए थे, वो जला दिए गए थे, और उनमें कोई डिफरेंट नहीं लग रहा था, क्योंकि वो राख भी उस टाइम गर्म थी, और वो भी हमेशा उसी तरह हॉट टेम्पर ही रहते थे जिस तरह से वो ऐस उनकी हॉट थी। सेवरल स्पाइनल डिस्क रफ सम बर्न टू कॉयल फॉर सन्स टू पिक जनरली। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है, कुछ जैसे आपने कुछ बॉडी जला दी जाती है, तो कुछ जो अस्थियाँ हैं उनकी जो बच जाती हैं, कुछ पार्ट्स बच जाते हैं। उसी तरह उनके फादर का जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, मतलब जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो थोड़ी सी बच गई थी, है ना, लेकिन वो जल गई थी, वो वैसी कोयले की तरह हो गई थी। अब फोर सन्स टू पिक जनरली एंड थ्रो एज द प्रीस्ट सेड। अब एक हिंदू मैथोलॉजी में होता है कि जैसे अब अंतिम संस्कार हो गया, तो उसके बेटे जाएंगे, तो उन अस्थियों को उठाएंगे, बीनेंगे और कलश में रखेंगे, और मतलब जाके जैसा प्रीस्ट मतलब पुजारी बोलेंगे वैसे ही करना पड़ेगा उसको। देखिए, फेसिंग ईस्ट वेयर देयर रिवर्स मेट नियर द रेलवे स्टेशन। और उसको उनके बेटे जाएंगे, उनकी जो बची हुई जो अस्थियाँ उनको लेके आएंगे और इकट्ठा करके, और उनको प्रीस्ट जैसा बताएगा कि ईस्ट की तरफ, पूरब की तरफ मुँह करके, और कहाँ पे विसर्जन करना है उनको, एक रेलवे स्टेशन के पास, जहाँ 3 नदियाँ मिलती हैं। 3 नदियाँ कहाँ मिलती हैं? जिसको संगम कहते हैं, मीन्स प्रयागराज में। प्रयागराज में बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। वहाँ पर जाके आपको जहाँ 3 नदियाँ मिले, संगम स्टेशन से रेलवे स्टेशन के पास, वहाँ जाकर उन अस्थियों को विसर्जन करना है। प्रीस्ट बताएगा, पुजारी बताएंगे कि पूरब दिशा की तरफ मुँह कर लो। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, वेयर 3 ये हो गया था ना, ये देखिए, नो लॉन्ग स्टैंडिंग हेड स्टोन विद हिज फुल नेम एंड 2 डेट्स टू होल्ड इन देयर। देखिए, अब यहाँ पर कोई भी उनके लिए कोई भी होल्ड स्टोन नहीं बनेगा। लॉन्ग स्टैंडिंग क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा, जो बहुत वैसे लोग जो होते हैं, मान लीजिए कोई शहीद वगैरह या कोई अच्छे वैसे बड़ा आदमी कोई मर जाता, तो उनका एक ऐसे करके वो बना दिया जाता है, और उस पर उनका डेथ और बायोग्राफी हल्की सी, और कब पैदा हुए थे, कब डेथ हुई थी, ये सब लिख दिया जाता। तो वो कह रहे हैं कि मेरे पिताजी के लिए ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ना लॉन्ग स्टैंडिंग हेड स्टोन बनेगा, है ना, फुल नेम और 2 डेथ मतलब बर्थ और डेथ की, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। टू होल्ड इन देयर पेरेंट रेस्ट एवरीथिंग ही डिड नॉट क्वाइट मैनेज टू डू हिमसेल्फ। अब यहाँ पर पॉइंट बताते कि उनके पिताजी ने क्या किया था? कुछ नहीं किया था, ऐसे ही वो अपनी लाइफ को मैनेज नहीं कर पाए थे, स्वयं को ऐसे ही करते रहे थे, आराम से उन्होंने ज़िंदगी बिताई थी। जैसे लाइक ही सिजेरियन बर्थ ही इन ए ब्राह्मण गेटो एंड हीज डेथ ऑफ बाई हार्ट फेलियर इन फ्रूट मार्केट। मेरे पिताजी ने अपने लाइफ में कुछ भी ज़्यादा स्ट्रगल नहीं किया, कुछ भी गेट नहीं किया। उनका यहाँ तक कि उनका बर्थ जो हुआ था, सिजेरियन बर्थ हुआ था। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जब बच्चा के बर्थ होता है, तो बच्चा नॉर्मल जब बर्थ होता है, तो बाहर आने के लिए तो वो कुछ एफर्ट करता है ना, बच्चे को भी एफर्ट करने पड़ते हैं ना। और तो उनके पिता, वो यहाँ पर पोइट अपनी खुन्नस निकालते हुए कहते हैं कि मेरे पिताजी ने कुछ वो नहीं किया, और उनका यहाँ तक कि बर्थ भी, उन्होंने बर्थ में भी अपना कुछ एफर्ट नहीं किया, उनका सिजेरियन बर्थ हुआ। और जब डेथ हुई तो भी उनको कुछ नहीं सहन नहीं करना पड़ा, वो फ्रूट मार्केट में थे, उनको अटैक आ गया और वो हार्ट अटैक से एक्सपायर हो गए। मतलब उन्होंने कोई भी अपनी लाइफ में ज़्यादा अचीवमेंट कुछ नहीं किया। But someone told me he got 2 lines in an inside column of Madras newspaper। लेकिन यहाँ पर फिर पॉइंट कहते हैं कि किसी ने मुझे बताया कि मेरे पिताजी को मद्रास के एक पेपर में 2 लाइनें लिखी गई थी उनके लिए। कैसा पेपर था वो? सोल्ड बाय द किलो एग्जैक्टली 4 वीक्स
लेटर टू स्ट्रीट हॉकर। अब यहाँ पर पॉइंट कहते हैं कि वो पेपर भी ज़्यादा मतलब एकदम ऐसा नहीं था कि लोग उसको संभाल के रखें। वो पेपर मोस्टली कितने 4 वीक्स के बाद, 1 महीने के बाद वो लोग उसको स्ट्रीट में जो हॉकर लोग रहे नहीं होते, जैसे पेपर में बांध के सब सामान देते, उस तरह से वो बेच जाएगा। हु सेल इट टर्न टू द स्मॉल ग्रोसरी, और जिसके लिए वो कौन ले लेगा, हॉकर ले लेंगे, जिसमें वो क्या बेचेंगे, ग्रोसरी बेचेंगे। वेयर आई वाई सॉल्ट कोरिएंडर एंड जैगरी इन न्यूज़पेपर कॉइन्स दैट आई यूजली रीड। और वो कहते थे कि उसमें क्या लिया जाएगा, उसमें ग्रोसरी का सामान आएगा, है ना, जैसे हम लोग नमक खरीदते हैं, धनिया खरीदते हैं, गुड़ खरीदते हैं, है ना, उस न्यूज़पेपर को कॉइन्स बना के उसमें दे दिया जाएगा। दैट यूजली आई रीड। वो कहते हैं कि अभी मैंने इसको मैं कभी कभी टाइम पास के लिए मैंने अभी अभी इसको पढ़ना स्टार्ट किया था, किसके लिए, फॉर फन एंड लेटली इन होप फाइंडिंग दीज एवेचुरी लाइन्स। अब वो कहते हैं कि मैंने इसको अभी अभी शौक में पढ़ना स्टार्ट किया था, क्यों, टाइम पास करने के लिए, और अब मैं इसको ऐसे पढ़ने लगा हूँ कि उसमें किसी की ओबिचरी ऐसी शोक संदेश मिल जाए। एंड ही लेफ्ट अस ए चेंज्ड मदर एंड मोर देन वन एनुअल रिचुअल। अब यहाँ पर पोइट कहता है कि जो मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए हैं, वो अपने पीछे क्या छोड़ गए, ए चेंज्ड मदर। यहाँ से ए चेंज्ड मदर से क्या है कि मेरी जो माता थी वो पिताजी के सामने तो खुश रहती थी, पिताजी चले जाने के बाद मेरी माता जी बहुत दुखी रहने लगी है ना, वो छोड़ गए एनुअल रिचुअल। और बहुत सारी, देखिए हिंदू मैथोलॉजी में क्या होता है, जब कोई व्यक्ति एक्सपायर हो जाता है उसके साथ मतलब 1 ईयर तक तो हर फेस्टिवल पर या हर उस पर, लास्ट में 1 साल के बाद बरसी होती है उसकी, मतलब वो बहुत माता जी को छोड़ गए हैं और रिचुअल छोड़ गए। एनुअल रिचुअल मतलब पूरी वर्ष उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनके लिए पूरी वर्ष उनकी जो है वो रिचुअल्स करनी पड़ेंगी। आई होप आपको ये पोएम अच्छी लगेगी। अगर पोएम अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।